गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच 36 का आंकड़ा है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। दरअसल दोस्तों 1998 के काला हिरण शिकार मामले को लेकर बिश्नोई समाज में आज भी सलमान खान को लेकर बेहद गुस्सा है। दोस्तों होता यह है कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात को कुछ फिल्मी सितारे जोधपुर राजस्थान के जंगलों में शिकार करने के इरादे से पहुंचते हैं, जहां कथित तौर पर बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान 2 काले हिरणों का शिकार करते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जिस इलाके में सलमान खान कथित तौर पर ये शिकार करते हैं वहाँ कुछ बिश्नोई समाज के लोग भी निवास कर रहे होते हैं। बिश्नोई समाज के लोगों की आस्था ये है कि काले हिरण को वे अपने भगवान का अवतार मानते हैं, जिसके चलते वे उनकी रक्षा करते हैं। और सलमान खान के ऊपर इन्हीं हिरणों की हत्या का आरोप लगा, जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बिश्नोई समाज का ही है, सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। A crucial day for actor Salman Khan as a court in Jodhpur will be delivering the verdict in the black buck poaching case. अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। दोस्तों नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं असलम अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहाइंड द स्टोरी पर। बिहाइंड द स्टोरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कैसे डीएवी चंडीगढ़ में पढ़ने वाला एक मामूली सा छात्र आज अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन चुका है। देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में होता है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में एक सिपाही होते हैं और वह 1997 में अपने पद से रिटायर भी हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद लॉरेंस बिश्नोई के पिता लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपने गाँव में ही रहने लगते हैं, जहाँ वह खेती बाड़ी का काम किया करते थे। अब इधर लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के दौरान ही उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और 12वीं कक्षा आते आते यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके चलते ही 2010 में लॉरेंस बिश्नोई उस लड़की के साथ ही डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन भी ले लेता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है, इसीलिए वह अपने दोस्तों के कहने पर डीएवी चंडीगढ़ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ने का फैसला करता है, जिसके लिए वह यूनिवर्सिटी के भीतर एक सोपू नाम का संगठन बनाता है और उसके बैनर तले चुनाव भी लड़ता है। सारे ही भरावां ने फैसला किया कि इस साल आपां लॉरेंस बिश्नोई नूं लॉरेंस बिश्नोई जिन गुटों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था उनमें से एक प्रमुख गुट था उदय शाखा गुट और दूसरा ग्रुप था डग का। इन दोनों ग्रुपों के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार जाता है। छात्र संघ के चुनाव में मिली हार को लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहा था। वह लगातार अपने प्रतिद्वंदियों से अपनी हार का बदला लेने की मंसूबे अपने मन ही मन बनाए जा रहा था और इसका परिणाम यह निकलता है कि जब 11 फरवरी 2011 को उसका आमना सामना अपने प्रतिद्वंदी गुट, जो कि उदय शाह और डग का ग्रुप होता है, उनसे होता है, तो लॉरेंस बिश्नोई गुस्से में आकर उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। यह पहली बार थी जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, वो भी गैर जमानती, और लॉरेंस बिश्नोई को जेल भी जाना पड़ता है। हालांकि इससे पहले सन 2006 में भी पंजाब के सुखाना में एक डिम्पी नामक फाइनेंसर की हत्या हुई थी, जिसमें रॉकी का नाम सामने आया था। वह लॉरेंस बिश्नोई का ही एक सहयोगी था, पर उस समय पुलिस को लॉरेंस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिसके चलते लॉरेंस पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही रह गया। पर उदय शाह और डग के साथ हुई उसकी मुठभेड़ के कुछ दिनों बाद ही सन 2011 में फिर से लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के रडार पे आता है। इस बार वजह थी गैर कानूनी हथियार रखना, जिसके चलते पुलिस ने फिर से लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और कुछ दिनों बाद जमानत पर वह फिर से जेल से बाहर आ गया। दोस्तों इसके बाद फिर से 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फिर एक मुकदमा दर्ज होता है। इस बार वजह थी दंगा करना और गैर कानूनी हथियार रखना, जिसके लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के थाने में उसके ऊपर यह मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करती है, पर इस बार लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक आम सा अपराधी था, वो अब एक खास अपराधी में बदल चुका था। जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब बड़ा होने लगा था।
इसी बीच सन 2014 में उसके मामा के 2 लड़कों की हत्या हो जाती है और हत्या करवाई होती है गैंगस्टर रम्मी मछाना और भटिंडा की जेल में बंद हरगोविंद ने। अब लॉरेंस बिश्नोई अपने मामा के लड़कों की मौत का बदला लेने की ठान लेता है, जिसके चलते 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही होती है तो वह पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। वह खरड़ के रास्ते दिल्ली होते हुए नेपाल भाग जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में वह लगभग 60 लाख रुपए के अवैध हथियार और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदता है, जिसके बाद वह फिर से भारत लौट आता है और पंजाब और हरियाणा के पास गैंगस्टर रम्मी मछाना को ढूंढने लगता है ताकि वह उसे मौत की नींद सुला सके। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब तक रम्मी मछाना तक पहुंचता उससे पहले ही हरियाणा पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धर दबोचती है और उसे जेल में बंद कर देती है। एक बार फिर से पुलिस की रेडार पर आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई यह सोचता है क्यों ना अपने गैर कानूनी साम्राज्य को जेल के भीतर से ही बढ़ाया जाए, जिसके लिए वह अपने साथियों की मदद से जेल में ही सेल फोन का जुगाड़ कर लेता है। अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही लोगों को फोन कर धमकी देता है, लोगों से जबरदस्ती वसूली करता है और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेता है, जिसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। 2017 में उसने जेल में रहते हुए ही राजस्थान के एक डॉक्टर चांडक की BMW कार में आग लगवा दी और एक फाइनेंसर को दिन दहाड़े गोली मरवा दी, जो कि दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अब जेल के भीतर से ही अपने गैर कानूनी साम्राज्य को आगे बढ़ाने की फिराक में लग चुका था। केस जोधपुर की कोर्ट में दर्ज होता है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। पर जोधपुर जेल में शिफ्ट होने के बाद भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार फोन के जरिए लोगों से लूटपाट करता, लोगों को धमकी देता और यहाँ तक कि जेल में रहते हुए वह लोगों की हत्याएं भी करवाता, जिसके चलते जोधपुर पुलिस परेशान होकर उसको अजमेर जेल में शिफ्ट कर देती है। पर लॉरेंस बिश्नोई इस जेल में शिफ्ट होने के बाद मानो उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसी जेल के अंदर उसकी मुलाकात गैंगस्टर आनंद पाल, जिसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी थी, उसके छोटे भाई से होती है। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर में हत्या होने के बाद आनंद पाल का गैंग अब दम तोड़ ही रहा होता है, पर दम तोड़ते हुए उस गैंग को सहारा मिलता है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई आनंद पाल के भाई के साथ मिलकर आनंद पाल के गैंग में दोबारा से जान फूंकता है। अजमेर की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल कही जाने वाली जेल का आलम अब यह हो चुका होता है कि जो भी व्यक्ति उस जेल से रिहा होता है वह बाहर जाकर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बन जाता है और उसके कहे मुताबिक ही घटनाओं को अंजाम देने लग जाता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल के भीतर बैठकर अपनी आपराधिक दुनिया का संचालन कर ही रहा होता है कि इसी बीच उसे 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में एक पेशी के लिए लाया जाता है, जहां पेशी से लौटते वक्त पुलिस की वैन में जब वह सवार हो रहा होता तो मीडिया के कैमरे उसे घेर लेते हैं और उस पर लगे मुकदमों के बारे में उससे पूछते हैं, जिसके जवाब में लॉरेंस बिश्नोई मीडिया के कैमरों से मुखातिब होते कहता है कि उसके ऊपर जो भी मुकदमे लगे हैं वह सब गलत है, पुलिस जबरदस्ती उसे इन सभी मामलों में फंसा रही है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे। दोस्तों, अगर मैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शब्दों को कोट करूं तो आप देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि पुलिस का क्या है, पुलिस तो किसी के ऊपर भी आरोप लगा देती है। आज मैं पकड़ा गया हूं तो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर आरोप लगाएगी। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा अपराध से क्या लेना देना। अपराध का तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मैं सलमान खान को मारूंगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का यह बयान चारों तरफ चर्चा का विषय बन चुका था। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के पीछे एक गैंगस्टर हाथ धोकर पड़ गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर 1 और 2 अक्टूबर की रात को हुआ क्या था। बिश्नोई समाज का आरोप है कि सलमान खान ने काले हिरणों का शिकार करा है। बिश्नोई समाज काले हिरणों को अपने बच्चों की तरह पालता है और अपने परमेश्वर का रूप समझता है। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था। सदियों से ये मेरा वैष्णव समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। पर क्या दोस्तों सचमुच सलमान खान ने उस रात उन काले हिरणों का शिकार करा था? आइए दोस्तों कुछ गवाहों के बयान की रोशनी में उस रात की पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। आज से लगभग 26 साल पहले 1 और 2 अक्टूबर की रात को जोगाराम, जो कि कंकानी गांव के ही निवासी होते हैं, वे अपने घर पर सो रहे होते हैं। सोते सोते उन्हें कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है। गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उनके आस पड़ोसी भी उठ जाते हैं और वह सब भागते हुए घटनास्थल पर पहुँचते हैं। लेकिन जिप्सी आते कहीं टाइम लगे, वही से हटाया अपने पास में और इनके बाद गोलियां लगी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वह लोग देखते हैं कि कुछ लोग जिप्सी में सवार हैं और पास ही में कुछ दूर पर 2 काले हिरण मरे हुए पड़े हुए हैं। हिरणों को मरा देखकर लोगों को गुस्सा आ जाता है और वह जिप्सी में बैठे लोगों पर हमला कर देते हैं। जोगाराम के अनुसार जिप्सी में सलमान खान सहित 7 लोग बैठे हुए थे। डंडे और लाठियों से हमला होने के बाद वह मौके से फरार हो जाते हैं।
पर इसी बीच गांव के कुछ लोग उस जिप्सी का नंबर नोट कर लेते हैं, जो आगे चलकर सलमान खान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। अब गांव वाले लोग जिप्सी का नंबर थाने में देते हैं। पुलिस अपनी पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि जिप्सी किसी यादव साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस यादव साहब को उठाती है। यादव साहब अपनी पूछताछ में बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिप्सी फिल्म शूटिंग वालों को किराए पर दे रखी है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है तो उसे पता चलता है जोधपुर के एक पैलेस में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके लिए ही लोगों ने ये गाड़ी किराए पर ली है। यादव साहब तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी जो है हरीश दुर्रानी नाम के शख्स को दी है। दोस्तों, हरीश दुर्रानी ही वह व्यक्ति है जो आगे चलकर इस मामले का पूरी तरह खुलासा करता है। वह पुलिस को बताता है कि सिर्फ 1 और 2 अक्टूबर की रात को ही नहीं बल्कि सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में भी सलमान खान ने 2 बार काले हिरणों का शिकार किया होता है। जोगाराम, हरीश दुर्रानी और अन्य गाँव वालों के बयान के आधार पर सलमान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। वह लगातार पेशी के लिए राजस्थान के जोधपुर के कोर्ट में जाते रहते हैं और 5 अप्रैल 2018 को काले हिरण मामले में उनको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया। पर लोग यह देखकर अचंभित थे कि जेल जाने के सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल जाती है। आज के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को जहां 5 साल की सजा सुनाई गई थी, वहीं देर शाम होते होते बॉम्बे हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और राहत मिली है। सलमान खान को 2 दिन की अग्रिम जमानत मिल गई है। यही कारण बनता है लॉरेंस बिश्नोई और पूरे बिश्नोई समाज का सलमान से नाराज होने का, जिसके चलते ही लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसके जीवन का मात्र और मात्र सिर्फ एक लक्ष्य है, सलमान खान को जान से मारना। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान पर पहला हमला सन 2019 में करवाता है, जब वह अपने एक शूटर को मुंबई भेजता है। शूटर संपत नेहरा सलमान के घर की रेकी करता है, पर हथियारों की कम रेंज होने के चलते वह सलमान खान के ऊपर हमला नहीं करता है। सलमान खान के घर की रेकी भी की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। 2 बार सलमान खान की हत्या का विफल प्रयास करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई यहाँ भी नहीं रुकता। एक दिन सलीम खान जिस पार्क में वॉक करने जाया करते थे, वहाँ बेंच पर वह अपने एक गुर्गे के जरिए एक लेटर रखवाता है, जिसमें लिखा होता है, सलमान तेरा हाल भी हम सिद्धू मूसेवाला जैसा ही करेंगे। अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये देखिए सलीम खान रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इसके बाद फिर से 22 मार्च 2023 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी दिलवाता है। यह धमकी वह अपने दोस्त और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के जरिए दिलवाता है। ईमेल में लिखा होता है, सलमान खान या तो माफी मांग ले या फिर अपनी जान से हाथ धो ले। ईमेल से सलमान को धमकी देने के कुछ दिनों बाद ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने सहयोगी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मौत के घाट उतरवा देता है। Now, famous Punjabi singer Sidhu Moosewala has been shot dead. 30 rounds were fired at him. सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतरवाने के कुछ ही दिनों बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिर से एक पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल, जो कि सलमान खान के काफी अच्छे दोस्त होते हैं, उनके घर पे भी दिन दहाड़े फायरिंग करवा देता है। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष के ऊपर दिन दहाड़े जयपुर में गोलियां चलवा देता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेरी की हत्या। उसके बाद इसी साल 2024 अप्रैल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर सुबह सुबह फायरिंग करवाई और अभी हाल फिलहाल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के सबसे करीबी और 3 बार के कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी के ऊपर दशहरे की शाम को हमला करवाया, जिसमें बाबा सिद्दीकी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अचानक जिस तरीके से सरेहा बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी दाऊद इब्राहिम की राह पकड़ ली है। ये बातें हवाई नहीं है, बल्कि इन बातों को बल मिलता है NIA की ताजी चार्जशीट से। NIA ने अपनी चार्जशीट में ये दावा करा है कि जैसे 1970 के दशक में छोटे मोटे जुर्म करने के बाद दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने संगठन का विस्तार धीरे धीरे कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के पास लगभग 700 शूटरों की एक लंबी चौड़ी फौज है, जिसमें से लगभग 300 शूटर तो उसके पास पंजाब से ही हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, पर किसी भी मुकदमे में अभी उसे सजा नहीं मिली है। साथ ही दिलचस्प बात यह भी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई शहीद भगत सिंह को अपना आइडियल बताता है और कहता है कि वह एक समाज सेवी है, पर वह जो समाज सेवा करता है उसका स्टाइल अलग है। दोस्तों, बिहाइंड द स्टोरी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।